अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम टेम्पलेट्स डिस्कस कर रहे थे और टेम्पलेट्स में हमने फंक्शन टेम्पलेट्स डिस्कस कर लिए थे। और फंक्शन टेम्पलेट्स में हमने ये डिस्कस किया था कि एक फंक्शन जो कि मुख्तलिफ या डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ ऑपरेट कर सकता है, कोडिंग सेम हो लेकिन डेटा टाइप चेंज हो सकती है, तो उसके लिए पहले हमें अलग अलग फंक्शन क्रिएट करने पड़ रहे थे। लेकिन फंक्शन टेम्पलेट्स के बाद फिर हम सिर्फ एक ही फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन जो है फिर मुख्तलिफ टाइप्स के डेटा टाइप्स को हैंडल कर सकता है। आज के लेक्चर में हम मज़ीद दो टॉपिक जो है ओवरलोडिंग विथ फंक्शन टेम्पलेट्स और क्लास टेम्पलेट्स, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओवरलोडिंग विद फंक्शन टेम्पलेट्स में जो गिवन है, फंक्शन टेम्पलेट्स में भी overloaded as with regular functions. Function templates are overloaded by having different parameter lists. जिस तरह मैंने आपको बताया भी था कि फंक्शन ओवरलोडिंग हम कर सकते हैं, और फंक्शन ओवरलोडिंग में मैंने आपको ये बताया था कि फंक्शन का जो नेम है वो सेम होता है, लेकिन आप पैरामीटर लिस्ट को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर लिस्ट में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास या डेटा टाइप को चेंज कर देते हैं या पैरामीटर लिस्ट को चेंज कर देते हैं, तो अगर आपके पास सम फंक्शन है, एक सम फंक्शन जो है वो दो पैरामीटर को रिसीव कर रहा है, एक और सम फंक्शन आपने बनाया वो तीन पैरामीटर को रिसीव कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। और फंक्शन रीडेफिनिशन या फंक्शन ओवरराइडिंग, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें नेम भी सेम रहता है, रिटर्न टाइप भी सेम रहता है और पैरामीटर लिस्ट भी सेम रहता है, लेकिन वो हम इनहेरिटेंस में जो डिराइव क्लास होती है वहां पर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगेन जिस तरह हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं, तो बिल्कुल सिमिलरली जो टेम्पलेट फंक्शन है उसको भी हम ओवरराइड कर सकते हैं। कहने का मकसद है कि अगर हमने दो पैरामीटर के लिए एक फंक्शन बनाया है, तो हम उसी नाम से एक और फंक्शन तीन पैरामीटर के लिए भी बना सकते हैं। फंक्शन टेम्पलेट की बात हो रही है, राइट। तो इस प्रोग्राम में ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है टेम्पलेट क्लास टी और सम फंक्शन है टी वैल्यू वन टी वैल्यू टू। इसका मतलब है टी जो है रिप्लेस होगा या इंटीजर के साथ या करेक्टर के साथ या फ्लोट या डबल या लॉन्ग, डिपेंड कर रहा है कि आप किस टाइप के वेरिएबल्स सेंड कर रहे हैं सम फंक्शन। डेफिनेटली अगर दोनों इंटीजर हैं तो रिटर्न टाइप भी इंटीजर होना चाहिए, इसलिए रिटर्न टाइप भी टी गिवन है। और अगर दोनों लॉन्ग है तो रिटर्न टाइप भी लॉन्ग होना चाहिए, राइट। डबल है तो रिटर्न टाइप भी डबल होना चाहिए। तो ये तो है एक सम फंक्शन जो दो पैरामीटर रिसीव करे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम तीन वेरिएबल्स को ऐड करना चाहें, फिर ये फंक्शन काम नहीं करेगा, उसके लिए फिर आपने अलग से एक और फंक्शन बनाना है, राइट। अब उसमें टी वैल्यू वन टी वैल्यू टू टी वैल्यू थ्री फोर के लिए भी अलग बनेगा, फाइव के लिए भी अलग बनेगा, राइट। तो अगर हम इसी चीज को देखेंगे विदाउट टेम्पलेट्स, अगर देखें तो दो इंटीजर्स को ऐड करने के लिए अलग फंक्शन, दो लॉन्ग्स को डबल ऐड करने के लिए अलग फंक्शन, दो डबल को ऐड करने के लिए अलग फंक्शन, और यहाँ पर हमें उन सब के लिए सिर्फ एक फंक्शन। सिमिलरली अगर तीन पैरामीटर आप विदाउट टेम्पलेट्स कर रहे हैं, तो तीन पैरामीटर इंटीजर के लिए अलग फंक्शन होना चाहिए, फ्लोट के लिए अलग होना चाहिए, डबल के लिए अलग होना चाहिए, तीन पैरामीटर को हैंडल करने के। लेकिन हमें फिर एक टेम्पलेट चाहिए जो कि इंटीजर तीन पैरामीटर को हैंडल कर सकता है, लॉन्ग तीन पैरामीटर्स को भी हैंडल कर सकता है, डबल को भी हैंडल कर सकता है। तो कहने का मकसद है इसको हम कहते हैं टेम्पलेट, वो लोडेड टेम्पलेट फंक्शन, ठीक है। ये टेम्पलेट फंक्शन उसको हमने ओवरलोड किया, ये भी सम है ये भी सम है। ये दो पैरामीटर जब पास करेंगे तब ये कॉल होगा, जब तीन पैरामीटर पास करेंगे तब ये वाला टेम्पलेट फंक्शन कॉल होगा। तो इसका मतलब है हम ओवरलोड कर सकते हैं फंक्शन टेम्पलेट्स को। तो कोडिंग जो है अगर आप इसकी चेक करें, हमारे पास है इंटर टू वैल्यूज नम वन नम टू, नम वन नम टू जो है ये डबल टाइप के हैं,
राइट। सो देयर सम इज सम फंक्शन को कॉल किया num1 कामा num2 और जो वो रिटर्न करेगा वो डिस्प्ले में जाएगा। उसके बाद गेट 3 वैल्यूज एंड डिस्प्ले देयर सम, एंटर 3 वैल्यूज सी इन num1 num2 और num3, राइट। तो ये भी हमारे पास डबल टाइप के ही हैं num1 num2 num3, लेकिन अभी इस वक्त 3 पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं, तीनों डबल टाइप के, राइट। तो इसके लिए फिर ये वाला फंक्शन कॉल होगा। और यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं टेम्पलेट क्लास टी, टेम्पलेट क्लास टी, तो ये टी जो है इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर यहाँ पे क्लास टी यूज किया तो यहाँ पर क्लास टी यूज नहीं कर सकते, आप दोबारा क्लास टी को यूज कर सकते हैं। और टी जो है वो रिप्लेस होगा डेटा टाइप से, जो डेटा टाइप इन वेरिएबल्स का मेन फंक्शन में होगा, उसी से ये टी रिप्लेस होगा, राइट। तो ये क्लास टी आप बार बार लिख सकते हैं हर एक ओवरलोडेड टेम्पलेट फंक्शन के लिए। समझ आ रही है। तो इसके बाद है हमारे पास मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में दोनों को कॉल करने का मेथड भी बताया। 2 वेरिएबल्स के लिए ये कॉल होगा और 3 पैरामीटर्स के लिए ये वाला टेम्पलेट फंक्शन कॉल। So this program demonstrates a function template with 2 type parameters. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास किसी फंक्शन में ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा के लिए 2 इंटीजर ही पास करें। उस केस में तो हम लिख सकते हैं कि t वेरिएबल 1 कामा t वेरिएबल 2, क्योंकि दोनों t जो है वो एक ही इंटीजर से रिप्लेस होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक इंटीजर है, एक करेक्टर है, या एक डबल है, एक इंटीजर है, या एक फ्लोट है और एक डबल है, कहने का मकसद है दोनों का टाइप चेंज है, तो इस किस्म के फंक्शन के लिए फिर हम टेम्पलेट कैसे बने। क्योंकि अगर हम एक क्लास टी यूज करेंगे पहले वेरिएबल के लिए, तो वो टी जो है अगर पहला वेरिएबल डबल है तो वो टी तो डबल बन जाएगा। फिर अगले के लिए आप टी नहीं यूज कर सकते क्योंकि टी फिर डबल बन जाएगा, वो कैरेक्टर है, ठीक है। अब वो दूसरी तरफ जब देखेंगे, दूसरे यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर आप कॉल कर रहे हैं तो एक इंटीजर के लिए कॉल कर रहे हैं और एक लॉन्ग के लिए कॉल कर रहे हैं, राइट। तो अब पहले दूसरा जो था वो कैरेक्टर था, अब आप लॉन्ग पास कर रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन भी है, वो ये है कि हम लिखेंगे टेम्पलेट क्लास T1 कामा क्लास T2, यानी कि 2 टाइप्स के आपके पास डेटा टाइप्स हो सकते हैं। तो अगर 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं तो फिर आपने टी को बढ़ाना है, T1 या T2, या ए टाइप 1, ए टाइप 2, ए टाइप 3। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वेरिएबल 1 को T1 डेटा टाइप गिवन है और वेरिएबल 2 को T2 डेटा टाइप गिवन है। समझ आ रही है। तो अब अगर हम मेन फंक्शन से इसको कॉल करेंगे, मेन फंक्शन से इसको अगर हम कॉल करेंगे, यहाँ पे है फंक्शन का नाम डार्कजेस्ट, उसको हम पास कर रहे हैं आई कामा डी। आई क्या है? इंटीजर है। डी क्या है? डबल है। एक इंटीजर वेरिएबल पास कर रहे हैं और एक डबल वेरिएबल पास कर रहे हैं। जो पहला आई पास होगा वो मिलेगा वेरिएबल 1 को, और टी क्या बन जाएगा? आई पास कर रहे हैं तो T1 जो है वो इंटीजर से रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद डी पास कर रहे हैं, डी डबल टाइप का है, तो ये T2 जो है ये रिप्लेस हो जाएगा विद डबल, ठीक है। T2 जो है वो डबल से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है, राइट। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम 2 डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप ने टेम्पलेट फंक्शन को सेंड कर सकते हैं। तो साइज ऑफ वेरिएबल 1 अगर ग्रेटर है साइज ऑफ वेरिएबल 2 से, साइज ऑफ बिल्ट इन फंक्शन है जो कि साइज फाइंड करता है किसी भी वेरिएबल का। अगर इंटीजर वेरिएबल है तो उसके लिए साइज 4 बाइट है, फ्लोट के लिए 4 बाइट है, डबल के लिए 8 बाइट है, करेक्टर के लिए 1 बाइट है, राइट। तो साइज ऑफ बिल्ट इन फंक्शन है, ये आपको साइज रिटर्न करके देगा। तो वेरिएबल 1 में इंटीजर है, वेरिएबल 2 में डबल है, तो डबल का साइज 8 है, 4 इज ग्रेटर देन 8, रॉन्ग। तो एल्स साइज ऑफ वेरिएबल 2, तो जो वेरिएबल 2 है यानी कि डबल का साइज रिटर्न होगा, यानी कि 8 रिटर्न होगा। तो इसका आउटपुट पर क्या होगा? कंपेयरिंग एन इंटीजर एंड ए डबल, द लार्जेस्ट ऑफ द टू इज 8 बाइट्स, यानी कि डबल।
और अगर आप दोबारा इसी फंक्शन को कॉल करेंगे विद सी कामा एफ, वेयर सी इज कैरेक्टर और एफ इज फ्लोट, सी का साइज 1 है कैरेक्टर का और फ्लोट का 4 है, तो जब आप यहाँ से सी पास करेंगे तो T1 रिप्लेस हो जाएगा विद कैरेक्टर, जब आप फ्लोट पास करेंगे तो T2 रिप्लेस हो जाएगा विद फ्लोट। सो साइज ऑफ वेरिएबल 1 कैरेक्टर साइज ऑफ कैरेक्टर इज 1 ग्रेटर देन साइज ऑफ फ्लोट 4, 1 इज ग्रेटर देन 4 जी नहीं, रिटर्न साइज ऑफ फ्लोट जो कि 4 है। इसका आउटपुट होगा कंपेयरिंग अ कैरेक्टर एंड अ फ्लोट, द लार्जेस्ट ऑफ द टू इज 4 बाइट्स, यानी कि फ्लोट के बाइट्स आपको रिटर्न, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक टी ही यूज करें अपने फंक्शन में, आप दो T1 और T2 भी यूज कर सकते हैं। एक अगर आपके पास इंटीजर है, अगला कैरेक्टर है, तो आप ये भी कर सकते हैं, यानी कि दो मुख्तलिफ टाइप्स के वेरिएबल अगर आप पास कर रहे हैं फंक्शन को, तो आप ये वाला इस तरीके से उसको आप हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, तो ओवरलोडिंग विद फंक्शन टेम्पलेट्स के दो एग्जांपल थे, उसके बाद है क्लास टेम्पलेट्स। अब क्लास टेम्पलेट्स क्या चीज़ है, जिस तरह फंक्शन टेम्पलेट, एक फंक्शन अगर आपने ऑलरेडी बनाया है तो आप नहीं चाहते उस फंक्शन को आप दोबारा रिपीट करें, आप चाहते हैं कि वो हर डेटा टाइप के लिए काम करे। सिमिलरली एक क्लास आप बना चुके हैं, अब आप नहीं चाहते कि एक डेटा टाइप के लिए आपने क्लास बनाई है, आप दूसरे डेटा टाइप के लिए सेम कोडिंग दोबारा करें, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या होगा, आपने क्लास टेम्पलेट बनाना है जो कि हर एक डेटा टाइप के लिए काम कर सकता है। तो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से हम क्लास टेम्पलेट्स बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा, हमने स्टैक क्लास बनाई थी और स्टैक में हमने ये कहा था कि हम स्टैक में वेरिएबल्स को पुश कर सकते हैं और फिर उसमें से वेरिएबल्स को बाहर निकालते हैं, और स्टैक को हम कहते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले इंसर्ट किया था वो लास्ट में बाहर आएगा। अब अगर जो जो स्टैक फंक्शन या जो स्टैक क्लास हमने इम्प्लीमेंट की थी उसमें हमने एरे लिया था इंटीजर, इसका मतलब है ये एरे जो है ये किस टाइप के वेरिएबल्स को होल्ड कर सकता है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को होल्ड कर सकता है। क्या ये कैरेक्टर्स को होल्ड कर सकता है, राइट? जी नहीं। क्या ये फ्लोट्स को होल्ड कर सकता है, जी नहीं। लॉन्ग को होल्ड कर सकता है, जी नहीं। डबल को होल्ड कर सकता है, जी नहीं। तो इसका क्या मतलब है, फिर हम स्टैक में अगर कैरेक्टर पुश करेंगे तो अगेन एक और स्टैक फंक्शन बनाएंगे विद टाइप कैरेक्टर एस टी मैक्सिमम, फ्लोट के लिए फ्लोट एस टी मैक्सिमम, तो सिर्फ आपने एरे को ही चेंज कर, बाकी कोडिंग सेम है। तो इसके लिए फिर हम क्यों अलग अलग क्लासेस बनाएं, लॉन्ग लॉन्ग पुश करने के लिए अलग स्टैक फंक्शन, कैरेक्टर पुश करने के लिए अलग स्टैक फंक्शन, राइट। तो इस टाइप के क्लासेस के लिए भी आप क्लास टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने एक क्लास बना ली है, अब वो बाकी डेटा टाइप्स के लिए उसी क्लास को हम रिपीट करा सकते हैं यूजिंग टेम्पलेट्स। तो अगर हम इसी क्लास को टेम्पलेट्स के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहें तो अगेन हमें क्लास के स्टार्ट में लिखना होगा टेम्पलेट क्लास टाइप क्लास टी क्लास ए टाइप, आपकी मर्जी है आप टाइप के लिए कौन सा नेम चूज करते हैं। तो जहाँ जहाँ प्राइवेट में स्टैक के अंदर एस टी मैक्सिमम इसका टाइप इंटीजर होना चाहिए कि कैरेक्टर होना चाहिए कि फ्लोट होना चाहिए, वहाँ पर आप उसको रिप्लेस कर देंगे टाइप के। उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसमें टॉप इंडेक्स है, तो उसका इस एरे से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद पुश वेरिएबल, तो जो वेरिएबल आप पुश कर रहे हैं तो वो वेरिएबल कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एरे में स्टोर हो रहा है, तो डेफिनेटली जिस टाइप की एरे होगी उसी टाइप का वेरिएबल आपने फिर लेना है। तो ये भी यहाँ पर भी आप इंटीजर की जगह टाइप, तो अगर आपके पास कैरेक्टर एरे है तो आप कैरेक्टर वेरिएबल पुश करें, फ्लोट एरे है तो फ्लोट वेरिएबल पुश होगा, लॉन्ग एरे है तो लॉन्ग वेरिएबल पुश होगा। सिमिलरली जब आप रिटर्न करेंगे तो रिटर्न भी एरे में से जिस टाइप की एरे है उसी टाइप का वेरिएबल उस एरे में से रिटर्न, तो इसको भी आप टाइप रखेंगे। तो अगर हम वापस अपने प्रीवियस स्टैक में जाए तो ये हमने इंटीजर डिक्लेयर किया था, ये इंटीजर वेरिएबल और ये इंटीजर, तो ये इंटीजर ये इंटीजर ये इंटीजर, इसको हमने रिप्लेस किया है टाइप के साथ, ठीक है। और ये टाइप अब रिप्लेस होगा, डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का वेरिएबल स्टैक में पुश करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी के साथ ये टाइप जो है ये टाइप रिप्लेस होना शुरू हो।
कैरेक्टर पुश करना चाहेंगे तो ये भी कैरेक्टर बन जाएगा, ये भी कैरेक्टर बन जाएगा और ये भी कैरेक्टर बन जाएगा। फ्लोट है तो ये तीनों फ्लोट बन जाएंगे, डबल है तो ये तीनों डबल बन जाएंगे। अब इसको कॉल करने का तरीका क्या है, इसी मेन फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है। अब प्रॉब्लम यह है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टैक का ऑब्जेक्ट लेता हूँ S1, राइट, और S1 के साथ चूंकि डिफॉल्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मौजूद है तो S1 के लिए टॉप -1 हो जाएगा। उसके बाद मैं लिखता हूँ S1 डॉट वेरिएबल को पुश करना है, तो S1 डॉट पुश में अब मैं क्या पुश करूंगा, कैरेक्टर पुश करूंगा, फ्लोट पुश करूंगा कि डबल पुश करूंगा, समझ आ रही है। तो यहाँ पर पुश करने से पहले हमने बताना होगा, ठीक है, क्योंकि जिस वक्त आप कहते हैं कि मैंने स्टैक S1 लिखा है, तो जो ही आप S1 लिखते हैं, तो मैं आपको पहले भी बताया था, जो ही आप S1 लिखते हैं पहले क्लास की कोई क्लास जो है उसका कोई वजूद नहीं होता, वो सिर्फ एक मैप का काम कर रहा होता है। लेकिन जो ही आप लिखते हैं स्टैक S1 तो वो पूरी की पूरी क्लास, उसमें जो वेरिएबल्स हैं, जो फंक्शन है, वो सारे के सारे मेमोरी में क्रिएट हो जाते हैं। तो अब आप फर्स्ट लाइन पर हैं स्टैक S1, तो स्टैक S1 पर आपने एरे को भी डिक्लेयर करना है, टॉप को भी डिक्लेयर करना है। अब कंपाइलर आपसे पूछेगा कि मैं इसका टाइप क्या रखूं, आपने जो टाइप लिखा है टाइप st मैक्सिमम, तो ये इसकी ये टाइप क्या चीज है आपने तो बताया नहीं, आपने लिखा स्टैक S1। अब मैं इंटीजर एरे क्रिएट करूं, कैरेक्टर एरे क्रिएट करूं, मेमोरी में एक फ्लोट एरे क्रिएट करूं, तो जिस वक्त आप स्टैक S1 लिखेंगे उसी वक्त आपने बताना होता है कि ये मैं जहां जहां पे टाइप लिखा हुआ है उसको मैं किसके साथ रिप्लेस करने जा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो टाइप है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाए। इसका मेथड ये है, आप जो ही लिखेंगे स्टैक S1 से पहले पहले एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेंगे फ्लोट, तो इसका क्या मतलब होगा, जो एंगल ब्रैकेट के अंदर टाइप है वो सारे फ्लोट के साथ रिप्लेस। इंटीजर लिखेंगे तो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो टाइप है ये इंटीजर से रिप्लेस। तो जो ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपने डेटा टाइप बताना होगा, और जो आपके क्लास टेम्पलेट जो एंगल ब्रैकेट के अंदर टाइप है वो इसी टाइप के साथ रिप्लेस होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कंपाइलर आपको एरर देगा कि आप S1 को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए मैंने पूरी क्लास को क्रिएट करना है, लेकिन एरे के साथ आपने टाइप लिखा हुआ है, तो ये टाइप क्या चीज़, आपने तो डेटा टाइप नहीं बताया। उसका मेथड ये है, सिंटैक्स ये है, सिंटैक्स ये है कि आप जो क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट को तो आपने स्टैक लिखना है और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर उसका डेटा टाइप मेंशन कर देना है। इसका मतलब है S1 जो है उसके लिए स्टैक क्रिएट हो चुका है, उसके लिए एरे क्रिएट हुई है, लेकिन ये एरे किस टाइप के वेरिएबल्स को होल्ड करेगी, फ्लोट। इसीलिए S1 डॉट पुश के लिए क्या पुश कर रहे हैं, फ्लोट वैल्यू, और जब आप पॉप करेंगे तो आपको फ्लोट वैल्यूज पॉप भी होंगी। उसके बाद जो S2 ऑब्जेक्ट है उसके साथ लिखा है लॉन्ग, तो S2 ऑब्जेक्ट जो भी पुश करेगा तो वो लॉन्ग वैल्यूज होंगी, बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी, राइट। इसी तरह अगर आप कैरेक्टर लिखेंगे इस तरीके के साथ तो फिर S1 डॉट पुश आप ABCD कैरेक्टर भी पुश कर सकते हैं, समझ आ रही है। तो ये उसका सिंटैक्स है कि किस तरह से आप क्लास टेम्पलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी चीज़ें सेम है, जिस तरह आप फंक्शन में जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होती है तो आप टाइप को या टी को वहाँ वहाँ पर पुट करना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली क्लास के अंदर भी जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ें टी से रिप्लेस होनी चाहिए तो वहाँ वहाँ आपने उसको टी से रिप्लेस कर देना है। और फिर मेन फंक्शन में उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले आपने ये भी बताना होगा कि किस टाइप की वेरिएबल्स जो हैं वो आप इस स्टैक में या इस क्लास के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी आप एंगल ब्रैकेट से मेंशन कर सकते हैं। तो ये आउटपुट आपको शो होगा फ्लोट के लिए फ्लोट और लॉन्ग के लिए लॉन्ग वैल्यूज आपको डिस्प्ले में शो होंगी। अब अगर आप दोबारा हम इसी प्रोग्राम को देखें तो पिछले एग्जांपल में स्टैक के जो फंक्शन है, स्टैक और पुश फंक्शन और पॉप फंक्शन, तो वो क्लास के अंदर ही हमने यहाँ पर डिफाइन किए थे। लेकिन अगर कोई ये करे कि इस क्लास में सिर्फ डिक्लेरेशन हो और क्लास के बाहर इनकी डेफिनेशन हो तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर अगर आप देखें भाई स्टैक फंक्शन है, ऊपर आपने क्लास टाइप लिख लिया है, अंदर जाके एरे के साथ टाइप
वेरिएबल के साथ टाइप और रिटर्न टाइप के साथ टाइप, लेकिन इनकी कोडिंग आपको नजर नहीं आ रही, सिर्फ आपको सेमीकोलन नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि इन फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो क्लास के फॉरन बना है। अब अगर टेम्पलेट क्लास के फंक्शंस को आप क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तो उसके लिए सिंटेक्स जरा डिफरेंट है। उसके लिए हर एक फंक्शन से पहले और कंस्ट्रक्टर से पहले आपने ऊपर अगेन लिखना है टेम्पलेट क्लास टाइप, जिस तरह आपने क्लास के शुरू में लिखा था बिल्कुल उसी तरह आपने हर एक फंक्शन और हर एक कंस्ट्रक्टर के शुरू में टेम्पलेट क्लास टाइप, टेम्पलेट क्लास टाइप, टेम्पलेट क्लास टाइप जरूर लिखना है। और दूसरी चीज, जब आप क्लास नेम लिखते हैं फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर उस क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर या उस क्लास का कौन सा फंक्शन वो लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज एडिशनल है, आपने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ये जो टाइप आपने लिया है क्लास टाइप वो भी आपने मेंशन करना है। ठीक है, तो ये उसका सिंटैक्स है, आपने इसको फॉलो करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कंपाइलर आपको एरर, बाकी कोडिंग सेम है। टॉप -1 है, st प्लस प्लस टॉप इज इक्वल टू वेरिएबल रिटर्न st ऑफ टॉप माइनस माइनस। ठीक है, तो बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, राइट। उसके बाद जाके यहाँ पर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है कि अगर आपने टेम्पलेट क्लास टी और क्लास ए लिया है और क्लास ए के अंदर स्टेटमेंट्स यूज टी इन प्लेस ऑफ अ टाइप, जहाँ जहाँ आप टाइप यूज कर रहे थे उसकी जगह आपने टी को लिख लिया जो यहाँ पे टी मेंशन। अब अगर आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट वन को डिक्लेयर करेंगे, एंगल ब्रैकेट्स में अगर फ्लोट लिखा होगा तो ऑब्जेक्ट वन क्या स्टोर कर रहा है, स्टोर्स फ्लोट्स। और अगर आपने ऑब्जेक्ट टू के साथ एंगल ब्रैकेट में इंटीजर लिखा है तो ऑब्जेक्ट टू स्टोर्स इंटीजर्स, ऑब्जेक्ट थ्री भी स्टोर्स इंटीजर्स। और ऑब्जेक्ट फोर के साथ अगर आपने कैरेक्टर लिखा है और फाइव के साथ भी, तो ऑब्जेक्ट फोर स्टोर्स कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट फाइव स्टोर्स कैरेक्टर्स। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कहने का मकसद है कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइप के वैल्यूज फिर आप उस ऑब्जेक्ट के लिए क्लास में पास करेंगे। फ्लोट के लिए ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है तो क्लास के अंदर फिर आपने फ्लोट वैल्यूज ही पास करनी है। कैरेक्टर के लिए किया है तो फिर आपने क्लास के अंदर कैरेक्टर वैल्यूज ही पुश करनी। तो ये है हमारे आज का लेक्चर, राइट। तो इस लेक्चर में हमने अ, पहले फंक्शन टेम्पलेट डिस्कस किए थे, उसके बाद ओवरराइडिंग विद फंक्शन टेम्पलेट्स और फाइनल जो टॉपिक था वो है क्लास टेम्पलेट्स। ठीक है, तो इस टेम्पलेट्स में यही तीन मेन टॉपिक है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। उसके बाद जो समरी है तो उस समरी में आप चेक कर सकते हैं फंक्शन टेम्पलेट्स है, ओवरलोडिंग विद फंक्शन टेम्पलेट्स जो डिस्कस हो गए हैं और क्लास टेम्पलेट्स। तो इंशाल्लाह जो भी आपके क्वेश्चन होंगे टॉपिक के हवाले से उसको इंशाल्लाह क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह।